नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुशीला आज देश के महामहिम राष्ट्रपति के विषय में समझाने जा रही हूँ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं तथा तीनों सेनाओं के प्रमुख। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद का जो वर्णन है वो 52 अनुच्छेद में कहा गया है कि संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होंगे। अगर वास्तविक प्रमुख देखा जाए तो प्रधानमंत्री को माना गया है। शक्ति तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वो अधिक शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं। कार्यपालिका विधायिका का एक जो अंग है कार्यपालिका, उसके प्रमुख राष्ट्रपति को ही माना गया है। अब देखना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जो सांसद विधायक होते हैं उनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष वोट डालकर किया जाता है। वही प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। लेकिन कैसे सदस्य? तो लिखता है कि निर्वाचित सदस्यों, जो निर्वाचित सदस्य हैं अर्थात जो इसमें मनोनीत जितने भी सदस्य हैं वो इस वोट में, इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते। मात्र 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जहां विधानसभा है, तो वहां के सदस्य इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब आगे हम लोग देखेंगे कि निर्वाचन रीति क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव कैसे किया जाए। अगर ध्यान से देखा जाए तो सांसद और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या तो कम है, लेकिन प्रत्येक राज्य के अगर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं तो उनकी संख्या अधिक है। तो आखिर कैसे किया जाता है जो निर्वाचन रीति है वो कैसे है? तो इसको बोल सकते हैं समान जो चुनाव रीति है वो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें कैसे अनुपात को बराबर करना, अर्थात राज्य के सदस्य, जो विधायक हैं और सांसद, इनका जो अनुपात है वो कैसे बराबर होता है? तो एक नियम है, विधि है, जैसे एक विधायक बराबर अगर एक विधायक के वोट का वैल्यू हम लोग करते हैं तो करना होगा कि उस राज्य का कुल जनसंख्या बाई उस राज्य का कुल उस राज्य का कुल जनसंख्या और उस राज्य का कुल निर्वाचित विधायक। अब निर्वाचित शब्द यहाँ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि विधायक इसमें मनोनीत भी होते हैं, तो निर्वाचित को ध्यान में रखेंगे। अब इसको क्या करेंगे? 1/, यानी 1000। ऐसे क्यों? मान लीजिए किसी भी राज्य का अगर जनसंख्या देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, इतना है, तो अब कैसे करेंगे? और वहाँ विधायकों की संख्या बहुत कम है, 10 है, तो अगर ऐसे करेंगे तो विधायक को 1 कट गया, लेकिन फिर भी बहुत सारा अंक आ जा रहा है, बहुत अधिक आबादी बताई जा रही है, तो इसमें क्या हो जाता है कि 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये संख्या कम हो जाएगी। यानी एक विधायक
पूरे राज्य के विधायकों के वोट का वैल्यू, एक विधायक, वहाँ एक विधायक जाएंगे वोट करने और वो ऐसे करेंगे। तो पहला विधि ये है विधायकों की ऐसे निकाला, हर प्रत्येक राज्य से विधायकों के मत वैल्यू ऐसे निकाला जाएगा। विधायकों के मत वैल्यू, मत मूल्य कह सकते हैं इसको, मत मूल्य, मत मूल्य ऐसे होगा। अब यहाँ एक दूसरा, अब ये तो विधायकों का मत मूल्य हो गया कि कुल जो आया वो, लेकिन दूसरा जो है कि एक सांसद, तो एक सांसद का वैल्यू जो है अब क्या होगा, टोटल जितने राज्य हैं, सारे राज्य से जितने विधायक हैं, तो यहाँ लिखाया जाएगा कि कुल विधायकों, कुल निर्वाचित, निर्वाचित शब्द को छोड़ना नहीं है, कुल निर्वाचित विधायकों मत मूल्य, यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा लोकसभा प्लस राज्यसभा अर्थात सांसद। अब यहाँ ये जोड़ घटा नहीं करना है, मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है। एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, तो जितने विधायकों का मूल्य आया, मत मूल्य आया विधायकों को, यहाँ जो आया उसको यहाँ टोटल राज्यों के विधायकों के मत मूल्य को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को, तो हम लोग जानते हैं कि लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 543 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, और राज्यसभा में 233 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। टोटल सदस्यों की संख्या अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाता है, 776 सदस्य, कुल सांसदों की संख्या इतना। तो अब इसमें क्या होता है कि आसानी होता है, विधायकों और सांसदों के मत वैल्यू को लाना आसान हो जाता है। इसको आप बोल सकते हैं एकल संक्रमित प्रणाली भी, एकल संक्रमणीय प्रणाली, यानी अधिक जो विधायक हैं वो सारे विधायकों की वैल्यू को कैसे यहाँ ला जाए। अगर देखा जाए तो ये तो सांसदों की संख्या है, विधायकों की संख्या कहा जा रहा है कि 40,000 से भी 40,120 कुछ लगभग समथिंग में इतनी है संख्या। तो ये दोनों को बराबर करना है, इक्वल कर देना है कि कैसे मत वैल्यू को बराबर करें। तो इस विधि के माध्यम से मत वैल्यू को बराबर किया जाता है, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचन रीति है उसको इस रीति के अनुसार लाया जाता है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपात में बराबर में कैसे लाया जाए, तो इसे ये बोला भी जा सकता है। अब आगे हम लोग को देखना है कि ये पदावधि क्या होता है। एक राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, एक राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो जैसा कि जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन अगर दूसरे देशों में देखते हैं तो 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति कितने वर्ष तक रह सकते हैं, 5 वर्ष तक कार्यकाल में रह सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी तक हम लोग देखते हैं कि जितने राष्ट्रपति हैं वो 25 जुलाई को क्या करते हैं, 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं। अब एक ही और बात आती है कि 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं, क्यों लेते हैं, तो इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नीलम संजीव रेड्डी जो राष्ट्रपति थे वो निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। अभी तक कोई दूसरा राष्ट्रपति नहीं है जो निर्विरोध चुनाते हैं।
तो उनके जो शपथ का तिथि है उसी को लकी मान लिया गया कि ये तिथि अच्छा है, इसलिए अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हैं वो शपथ लेते हैं कितना, तो 25 जुलाई को लेते हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी एक राष्ट्रपति 5 साल पूरा कर लिए और 24 जुलाई आ गया, और 24 जुलाई तक अगर दूसरे राष्ट्रपति किसी कारणवश चुनाव प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है तो वो अपने पद से नहीं हटेंगे, वो तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, वो शपथ नहीं लेते। और राष्ट्रपति जिस दिन शपथ लिए, मान लीजिए इस दिन शपथ लिए 25 जुलाई को, तो 25 जुलाई से ही इनका 5 वर्ष की गिनती होगी। 25 जुलाई जिस दिन, वो ऐसा नहीं कि निर्वाचन हो चुका, जीत हासिल हो गई, वो शपथ नहीं लिए हैं तो उसी दिन से उनका तिथि शुरू हो जाता, नहीं, जिस दिन वो शपथ लेंगे उसी दिन से 5 वर्ष तक माना जाता है। लेकिन हाँ, किसी कारणवश, ऐसा हुआ नहीं, किसी कारणवश अगर 25 जुलाई तक दूसरे राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली पूरी नहीं होता है, निर्वाचित नहीं होते हैं, तब तक ये अपने पोस्ट पर बने रहेंगे, अवधि 5 वर्ष के लिए। अब आगे हम लोग को देखना है कि पुनर्निर्वाचन, क्या एक बार जो राष्ट्रपति बन जाते हैं दोबारा बनेंगे या नहीं। तो दूसरे देश में अगर देखा जाए, दूसरे देश के संविधान में तो 2 बार से अधिक एक राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन हमारे यहाँ भारतीय संविधान में एक राष्ट्रपति कितनाहु बार जीत हासिल कर सकते हैं, वो 35 साल पूरा कर चुके हो, आगे अभी हम लोग योग्यता देखेंगे, 35 साल के बाद वो कितनाहु बार जीत हासिल कर सकते हैं, इसके लिए संविधान में कोई वर्णन नहीं है। हमारे यहाँ जो 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले हैं अभी तक, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो लगातार 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के पोस्ट को संभाले थे। अब आगे हम लोग को देखना है कि योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। तो अभी तक जितना चीज़ हम लोग पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि सबसे पहला बात होता है कि भारत का नागरिक होना। भारत में ही कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो विदेशी लोग भी उस पोस्ट को धारण करते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहले भारत के नागरिक हो, और उनकी उम्र कितना होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष पूरा हो चुका हो, कम से कम 35, अधिक में वो जितना हो सकते हैं, और लाभ के पद पर नहीं हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। तो अब समझ सकते हैं कि ऐसी बात होगी कि भारत के नागरिक, लाभ के पद पर नहीं होना, 35 वर्ष से कम पूरा कर चुकना, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखना। तो वैसे में तो हमको लगता है कि 50,000 उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे राष्ट्रपति के पोस्ट पे, लेकिन यहाँ देखना है कि कुछ कोटा होता है, कुछ क्राइटेरिया बांटा होता है। कोटा में क्या करना रहता है कि अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो कम से कम जितने आप देख रहे हैं कि विधायक सांसद, जितने वोट देने वाले विधायक सांसद हैं उसमें से 50%, 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक। अब ये प्रस्तावक और अनुमोदक क्या है, तो जितने विधायक सांसद हैं उसमें से कम 50 लोग उस व्यक्ति का नाम ले, प्रस्तावक माने प्रस्ताव रखे कि हाँ ये राष्ट्रपति योग्य हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 50 सांसद विधायक अगर किसी की तारीफ करते हैं तो कहीं ना कहीं महान हस्ती वाले व्यक्ति हैं, तब तारीफ हो रहा है। 50 सांसद तो ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है, 50 सांसद लोग नहीं, एक सांसद भी नहीं जानते हैं, तो वैसे लोग ही बनेंगे जो 50 प्रस्तावक होंगे, इनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे, और 50 अनुमोदक होंगे कि हाँ ये ठीक है, उस लायक हैं। 50 बोले कि बनना चाहिए, इनको बनाना चाहिए, और 50 बोले कि हाँ उस लायक हैं। तो कितना, तो लगभग 100 सांसद और विधायक अगर इनका जो सपोर्ट करते हैं, समर्थन शुरुआत में कि हाँ ऐसे लोग को बनना चाहिए, तो ये कैंडिडेट के लिए ये कहते हैं कि कैंडिडेट के क्राइटेरिया में आते हैं, माने उम्मीदवार के रूप में आप उठ सकते हैं।
नहीं तो ऐसे हम आप भी चाहते तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता रखते हैं और दावा कर सकते हैं, लेकिन ये क्राइटेरिया जानबूझ के बांट दिया गया है कि कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक अगर होते हैं तब आप राष्ट्रपति के पद पर उठ सकते हैं। इसके बाद है अगर शपथ लेना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं, और अगर वो नहीं हैं तो उसी में सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठ वरीयता रखने वाले न्यायाधीश हैं वो उनको शपथ दिलाएंगे। शपथ यहाँ हो गया। दूसर का है कि अगर ये शपथ तो ले लिया, अगर कार्यकाल के बीच में वो चाहे कि हम अपना इस्तीफा किसे दे, तो वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वेतन राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपीज। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है और वो कर मुक्त है, किसी प्रकार के कोई टैक्स नहीं। इसके अलावे इन्हें विभिन्न प्रकार के भत्ते भी मिलते हैं। तो वेतन तो बहुत अधिक है, लेकिन दायित्व भी, जिम्मेवारी भी बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। 5 लाख इनको वेतन दी जाती है, याद रखेंगे। अब है महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 61 में वर्णन है कि महाभियोग लाया जा सकता है। इसमें क्या है कि अगर राष्ट्रपति किसी कार्य को करते हैं, अगर लगता है कि संविधान द्वारा बनाए गए नियम का हनन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में संसद में दोनों भी, कोई भी सदन में, चाहे लोकसभा हो, लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी सदन में इनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग में होता है कि सहमति बननी चाहिए कि यानी 50% लोग कह दे कि हाँ ये पास हो गया, यहाँ से पास हो गया। लेकिन महाभियोग लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ये बात पता चलना चाहिए कि हमारे खिलाफ महाभियोग संसद में लाया जा रहा है, सदन में लाया जा रहा है। वैसी स्थिति में अगर ये दोनों सदन में पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देनी पड़ती है, और इस्तीफा वो किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं। ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि देश में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जितने पद हैं और ओहदे हैं जितने भी, उसमें क्या होता है कि सारे राष्ट्रपति ही बड़े बड़े अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। केंद्र स्तरीय संघीय कार्यपालिका के प्रमुख भी होते हैं, यही करते हैं। तो अभी तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं भारत में, उनके बारे में वर्णन भी है। जैसे आप देख सकते हैं, एक ट्रिक दिया गया है कि राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रामशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। आप लोग सब जानते हैं, इसमें जितना शब्दार है कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रपति के रूप में रहे महानुभाव का नाम है, महानुभाव लोग का नाम है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि राजू जो शब्द का प्रयोग किया गया है, राजू यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके प्रथम राष्ट्रपति थे। राधा डॉक्टर एस राधा कृष्णन, आप लोग जानते हैं कि इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। जाकर का प्रयोग यहाँ हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये मुस्लिम समुदाय के राष्ट्रपति हैं और शायद अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए हैं। और दूसरे हैं गिरी, बीबी गिरी, ये कार्यवाहक के रूप में भी पहले रहे, ये बीबी गिरी हैं। फखरुद्दीन, ये दूसरे मुस्लिम समुदाय के राष्ट्रपति हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए थे।
और रेड्डी, जिनकी विशेषता हम लोग सुने कि निर्विरोध चुने जाने वाले, ये कौन थे निर्विरोध चुने जाने वाले? नीलम संजीव रेड्डी। इनका जो चुनाव हुआ था, इनके साथ में कोई उम्मीदवार नहीं हुए, अकेले उठे थे और जीते थे। अब है जेल, यानी ज्ञानी जैल सिंह और रामकृष्ण वैकुंठ रमन, शंकर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नारायण KR नारायण और कलम अब वैज्ञानिक हैं, इनके बारे में हम लोग जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और प्रतिभा, देश की प्रथम राष्ट्रपति बनने वाली महिला श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ये प्रणव मुखर्जी जी, जो अभी रामनाथ कोविंद जी उनके सीट पर आए हैं। वर्तमान में ये 2017 में रामनाथ कोविंद महामहिम देश के राष्ट्रपति हैं। और ये ट्रिक के माध्यम से हम लोग आसानी से जानने के लिए तो जानते हैं कि राष्ट्रपति ये रहे हैं, थोड़ा क्रमबद्ध में दिक्कत होती है, तो अगर इस ट्रिक को अपनाते हैं तो क्रमबद्ध याद हो जाएगा और आप बगल में इस विषय को डाल सकते हैं। और नीलम संजीव रेड्डी के बाद जितने भी राष्ट्रपति बने हैं वो 25 जुलाई को ही शपथ लिए हैं और अभी तक लेते आ रहे हैं, उसी को लकी दिन माना गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आएगी तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें।